ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। और एक तरह से टेक्निकली आज हमारी फिजिक्स की शुरुआत हो रही है। अभी तो हम मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे और रेक्टेंगुलर मोशन बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल बेस्ड है, लेकिन अब यहाँ से आप फिजिक्स को एंजॉय कर सकें तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए एवरी बॉडी, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें समझ लेंगे। Every body continues in state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by an external force। कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो लेट्स से कि ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है और फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। सिमिलरली अगर कोई गाड़ी, कोई फोर व्हीलर है, कोई कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि हम ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपने आप रुकेगी नहीं। तो कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होती है या मोशन में होती है और वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यहीं से हमारी फोर्स की भी डेफिनेशन आती है कि फोर्स क्या करता है। किसी फोर्स ऐसी चीज़ होती है जो पुश या पुल होता है, जो या तो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई बॉडी है वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन अगर मैं उस पर किक मारूंगा तो मूव करेगी। यानी कि मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स मैंने पुश या पुल, कोई सा भी फोर्स लगा सकता हूं। तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच इधर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। हो सकता है कई बार स्टेट को चेंज कर पाए, कई बार स्टेट को चेंज न कर पाए, लेकिन वो उसका इंटेंट होता है चेंज करने का। ये इंपॉर्टेंट है, या तो वो रेस्ट को चेंज करेगा या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई गाड़ी जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, अब मैं अगर उस पर फोर्स लगा के रोकूंगा तो वो गाड़ी जब रुकेगी तो मैंने उसका स्टेट चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या होता है बेसिकली, इट्स अ पुश और पुल विच इधर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज व्हाट। क्या चेंज करना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। अब देखिए, हमें स्टेट ऑफ चेंज को चेंज करने के लिए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होता है। अगर एक बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, इधर से भी 2 न्यूटन लगा रहा हूं और इधर से भी 2 न्यूटन लगा रहा हूं, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 है। तो ये इस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। तो नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए मुझे स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या कर सकता है, बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने एक्सेलरेशन जोर से दबाया, अब 50 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर हो गया, तो क्या किया इसने, स्पीड को चेंज किया। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कार सीधी जा रही है, मुझे लेफ्ट टर्न करना है, तो मैंने एक तरह से एक फोर्स लगाया लेफ्ट साइड में, व्हील्स के ऊपर एक फोर्स लगाया। जब मैंने व्हील्स के ऊपर एक फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इट में चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं फुटबॉल को किक मारता हूं तो उसकी स्पीड जो 0 थी उससे उसकी स्पीड बढ़ी, वो जो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई। मैं लेफ्ट में मार रहा हूँ, राइट में मार रहा हूँ, आगे मार रहा हूँ, पीछे मार रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इट में चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी आल्सो। देखिए, अगर मैं कोई रबड़ बॉल लेता हूँ, उसको जोर से स्क्विज करता हूँ तो बॉल भी चिपक जाएगी, तो साइज भी चेंज हो रही है और शेप भी चेंज हो रही है। तो फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है, साथ में साइज एंड शेप भी चेंज कर सकता है बॉडी की। मेजरमेंट ऑफ यूनिट के लिए हम एमके यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है, और एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं kg/Wt, और सीजीएस यूनिट हमारी डाइन होती है। इनमें एक हम रिलेशन भी समझ लेंगे, ठीक है। 1 kg/Wt इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, और 1 ग्राम वेट इक्वल टू होता है 980 डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये रिलेशन भी अपन को पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनर्शिया, है ना, और इनर्शिया को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे बिकॉज हमारे लॉज जो है वो इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। देखिए, इनर्शिया क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये अपनी स्टेट के चेंज का पोजीशन करती है। जनरली लोग बड़े आलसी होते हैं, इनर्शिया मतलब होता है आलसीपना। आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो,
जब तक कि कोई धक्का नहीं लगाए, जब तक कि कोई मोटिवेट नहीं करे, जब तक कि कोई लात नहीं मारे या कोई किक नहीं मारे। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच वी अपोज चेंज इन दिस स्टेट। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए इनर्शिया चेंज करने का काम करते हैं। आप सुबह उठते नहीं हो तो वो आपको डांटते हैं, पुचकारते हैं, प्यार से समझाते हैं, और सब कुछ नहीं मारने पे भी वो लात मारते हैं। तो क्या करते हैं, आपकी इनर्शिया को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करती है, उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। यानी कि इनर्शिया, मैं बोल सकता हूं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इनर्शिया को, यानी कि किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे मैं लेट्स से मैं ये बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स को मैं धक्का देने की कोशिश करता हूँ तो इसका इनर्शिया कम है, मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को धक्का देने की कोशिश करता हूँ, डिजिटल बोर्ड को धक्का देने की कोशिश करता हूँ, इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है। यानी कि इसके स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास, उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है बॉडी का। अब इनर्शिया भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। भाई कोई बॉडी है जो रेस्ट में है तो वो बोलती है यार मेरी जो इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब उसकी एक तरह से एक रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ रेस्ट में, उसको चेंज करने का विरोध करती है, तो वो उसको अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड पर रखी हुई है तो ग्राउंड पर रखी रहेगी जब तक कि अपन उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। और कोई अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी बस चल नहीं रही, एकदम से बस चलना शुरू करती है। अब आपकी बॉडी तो रेस्ट में है, लेकिन आपके जो मिडिल पोर्शन है वो बस के साथ सीट में कांटेक्ट में, आप बैठे हुए हैं तो अब वो बस के साथ कांटेक्ट में, वो तो आगे चला जाता है और आपकी जो बाकी बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में है, इसलिए आप पीछे झुकते हो। आप एकदम से घोड़े पे बैठे हो, घोड़ा एकदम से चलना शुरू कर दें तो क्या हुआ, आप पीछे की तरफ बैंड होंगे। या तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। किसी ट्री पे बहुत सारे फ्रूट्स लटक रहे हैं, आपको उन फ्रूट्स को तोड़ना होता है तो आप क्या करते हैं, वो जो ब्रांच होती है उसको आप शेक करते हैं। जब ब्रांच को शेक करते हैं तो ब्रांच का तो मूवमेंट हो जाता है, लेकिन जो फ्रूट होता है वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे रहता है, तो ब्रांच और फ्रूट अलग अलग हो जाते हैं। ये सारे की सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगेन अगर बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका अपोज कर रही है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि जैसे अपने जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करी तो मैंने बस को रेस्ट में लिया था। अब लेट्स से कि आप यू आर ट्रैवलिंग में बस, आप खड़े हुए हैं बस में, ठीक है, और बस जा रही है, एकदम से बस ने ब्रेक लगाए। आप जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए तो क्या होगा, आप क्या करते हैं, आपका जो लोअर पार्ट है, आप मान लीजिए खड़े हुए हैं तो आपकी जो फीट है वो तो बस के सरफेस के टच में, तो वो तो तुरंत जब उसने ब्रेक लगाया तो वो तो तुरंत रेस्ट में आ जाता है। लेकिन आपकी बाकी जो बॉडी है वो तो मोशन में है, वो एकदम से रेस्ट में नहीं आती, वो आगे की तरफ झुकते हैं आप। इसलिए आप जब एकदम से चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। तो ये इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल है। और इसी में अपन एक एग्जाम्पल और कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक बॉल को मैंने थ्रो किया चलती हुई ट्रेन में थ्रो किया या चलती हुई बस में थ्रो किया, तो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो वो बॉल वापस मैं कैच कर पाऊंगा, वो तब हो पाएगा जब मैं मेरी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, तब तक वो मैं बॉल पकड़ नहीं लूँ। या फिर ये हो सकता है कि वो बॉल आगे की तरफ चली जाए, वो उस केस में हो सकता है जब ट्रेन रिटार्ड कर रही हो, ठीक है। और एक केस हो सकता है कि मैंने बॉल को उछाला, ठीक है ना, और बॉल मेरे पीछे गिरे। देखिए, अगर मैंने बॉल को उछाला और मैंने बॉल को पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू चल रहा है मेरा, ठीक है। मैंने बॉल को उछाला और मैं पकड़ नहीं पाया, बॉल मेरे से आगे गिरी, इसका मतलब है जब मैंने बॉल को उछाला उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो गया, ट्रेन का रिटार्डेशन शुरू होना है, मतलब कि इसकी स्पीड कम होना शुरू होगी। लेकिन मैंने बॉल को उछाला था, उसको तो एक स्पीड से उछाला था, वो तो उसी स्पीड से मोशन करेगी। जबकि ट्रेन की स्पीड कम होगी तो बॉल आगे गिरेगी। और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने बॉल को उछाला और इस बार बॉल पीछे गिरी। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने बॉल को उछाला तो मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो बॉल भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। लेकिन जब मैंने बॉल को उछाला उसके बाद ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, मान लीजिए मेरी स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आ गई तो मैं तो आगे चला जाऊंगा, बॉल तो अपनी स्पीड से आएगी और पीछे की तरफ गिर जाएगी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो बॉल विल फॉल बैक टू द हैंड्स ऑफ द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अहेड ऑफ द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज रिटार्डिंग स्लोइंग डाउन, बिहाइंड ऑफ द पैसेंजर इफ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। तो ये थोड़ा सा आप विजुलाइज करके देखिएगा, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको बेसिक क्लियर होगा। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिया हमने, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी वही है, अगेन बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है और उसकी इनेबिलिटी होती है कि अपने डायरेक्शन के चेंज का अपोज करती है। रेस्ट में है तो डायरेक्शन ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब हम लेट्स से हम कार से जा रहे हैं और गाड़ी एकदम से टर्न होती है, तो गाड़ी एकदम से टर्न होती है, लेट्स से मेरी कार भी ये इस रोड पे जा रही है, ठीक है, और जो पैसेंजर है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो पैसेंजर भी कार के साथ साथ सीधा जा रहा है। अब क्या हुआ, गाड़ी तो मेरी ऐसे टर्न होगी और पैसेंजर अभी भी सीधा जाने की कोशिश करेगा। जब पैसेंजर इधर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी को ऐसे टर्न किया तो विद रिस्पेक्ट टू कार पैसेंजर जो होगा ना वो आउटवर्ड जाएगा। अगर गाड़ी को ऐसे टर्न किया, पैसेंजर तो सीधा जाने की कोशिश, पैसेंजर का जो इनर्शिया डायरेक्शन का है वो तो सीधा ही जाएगा। इनर्शिया डायरेक्शन का है, जब गाड़ी इधर जाई मेरी बॉडी तो एकदम से ऐसे टिल्ट होगी नहीं, तो मेरी बॉडी कार के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड टिल्ट होगी, ठीक है। इसलिए आपको मालूम है कि अगर आप गाड़ी को तेज टर्न करते हो तो आपके डैशबोर्ड में जितने भी सामान होते हैं, जो गाड़ी के डैशबोर्ड में जितने भी सामान मोबाइल वोबाइल रखे होते हैं, सब बाहर की तरफ जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो आपने कार को तो यहीं टर्न कर दिया, लेकिन आपके जो पैसेंजर हैं वो अभी भी सीधा ही जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो एक आउटवर्ड मूवमेंट आता है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। देखिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज अ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एक जब टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है ना, पजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी, तो अगर एक बॉडी है जिसका मास है लेट्स से 100 किलो m1 और एक बॉडी है जिसका मास है 1000 किलो, अगर दोनों रेस्ट पे तो दोनों का मोमेंटम 0 है। लेकिन एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg और दूसरी बॉडी जिसका मास है 1000 kg, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 1 किलोमीटर पर, नहीं इसकी वेलोसिटी है लेट्स टेक इसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट्स चेक करते हैं। अगर मास से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसका टोटल क्वांटिटी मोशन ज़्यादा है, वेलोसिटी से बात करें तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। तो हमें क्या करना होगा कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ जो मोशन होता है, जो टोटल क्वांटिटी मोशन जो होता है वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 4 और 3, ठीक है। इसकी जो यूनिट आ जाएगी kg इंटू मीटर पर सेकेंड, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि ये भले ही कम मास की बॉडी है, ये ज़्यादा मास की बॉडी है, लेकिन चूंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, और इनका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर 4 है, इसकी मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है 10 की पावर 3। इस वजह से इसका टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। वाई, जो हम सोचते होंगे ना कि एक बुलेट उसका मास कितना सा होता है, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, लेकिन वो भी कभी किसी आदमी को मार देती है, इंसान को मार सकती है। तो वो मास की वजह से नहीं मार सकती, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें स्पीड होती है, और उसकी स्पीड की वजह से उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है ना वो बहुत हाई होता है, इसलिए वो जब किसी को हिट करती है तो जान ले लेती है, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग द वेलोसिटी होती है। ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड होती है, डायमेंशन m1 l1 t1 -1, चूंकि ये होती है m1, वेलोसिटी हो गया l1 t -1, तो ये हो गया m1 l1 t -1, ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ, हमने फर्स्ट लॉ तो पढ़ ही लिया था, अब हम सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जैसे ये फुटबॉल यहाँ पर ग्राउंड पर रखी है, तो ये फुटबॉल का इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 है, मतलब इसका मोमेंटम चेंज ये रेस्ट पे है, तो इसका कोई मोमेंटम इस समय 0 है। लेकिन इसके मोमेंटम चेंज तभी आएगा जब इसमें कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो व्हाट इट सेज इज कि कोई बॉडी है, उसके मोमेंटम में चेंज लाना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
कोई बॉडी मोशन में जा रही है, कोई बॉडी मोशन में जा रही है, ठीक है। अब उसका मोमेंटम तो कांस्टेंट है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है। अब आप उसको ब्रेक लगाएंगे या फोर्स लगा के रोकेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जब भी हमें किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करना होता है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। एंड ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये जो मोमेंटम होता है, ये चेंज इन मोमेंटम होता है, ये फोर्स की डायरेक्शन होता है। तो आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, यानी किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें आएगी। हमें पढ़ा है कि P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो हम F इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा। अच्छा, हम इसको चूंकि हम अभी इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम बोल सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, तो F इक्वल टू हो जाएगा डी एम वी अपॉन डी टी। और अगर इसको हम एक बार मास को कांस्टेंट ले लेंगे तो इसको बोल सकता हूँ मैं डी वी बाई डी टी, और एक बार अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लूँगा तो मैं बोल सकता हूँ डी एम बाई डी टी। ये वेक्टर है तो मैं इसका आगे वेक्टर लगा दूंगा, तो ये मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाता है। अब इसमें दो तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है वी डी एम बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन मास लगातार चेंज हो रहा है। ऐसा होता है कम केसेस में, पर होता है। कन्वेयर बेल्ट के एग्जांपल है, रॉकेट प्रोपल्शन के एग्जांपल्स हैं, जहां पर जो फ्यूल होता है वो जल रहा होता है, जो फ्यूल ही बर्न करके उसको प्रोपेल कर रहा होता है, यानी कि लगातार मास, रॉकेट का मास चेंज हो रहा होता है, वो वाला एग्जांपल है। हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कांस्टेंट है, ठीक है। एक और केस है जब हमारा मास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी हमारा जीरो हो जाएगा, और उस केस में हो जाएगा एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। और अगर मास कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, और डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आप इस जो ना मैं बोलूँगा कि ये ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा लॉ है जिसको आप सबसे ज़्यादा इक्वल टू यूज़ करते हैं, है ना। एफ इक्वल टू एम ए, दुनिया की कोई से भी फोर्स दे रखा है आपको, एफ इक्वल टू एम ए से आप उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उस बॉडी पे। तो ये दोनों चीज़ें हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। याद रखना, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसमें मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा केस नहीं दिया जाएगा जब दोनों वेरी कर रहे हैं। जनरली या तो वेलोसिटी कांस्टेंट दी जाएगी या मास कांस्टेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर अपन को सवाल करने होते हैं। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए कुछ सवाल देखते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में बढ़ाएंगे। एक फोर्स दे रखा है आपको, ठीक है, 6I, और मैं चाहूँगा कि जब भी आपको सवाल दिए जाएँ तो आप वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें और फिर अपन इसको करें, ठीक है। तो फोर्स दे रखा है आपको 6I माइनस 8J प्लस 10K का फोर्स दे रखा है, और आपका एक्सेलरेशन दे रखा है √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। आपसे पूछा है मास, तो F इक्वल टू एम है, दुनिया के सारे लॉज, है ना, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ F इक्वल टू एम है। आपको मास निकालना है, ये हो जाएगा F अपॉन A। तो दिस इज 6I माइनस 8J प्लस 10K अपॉन √2, ये आपका हो गया मास, ठीक है। और चूंकि मास 1 सेकेंड है ना, हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास तो स्केलर होता है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 100, 36 प्लस 64 प्लस 100 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा आपका √200 अपॉन √2, और ये हो जाएगा 10 √2 अपॉन √2, तो मास हो जाएगा आपका 10 kg। मास कभी वेक्टर में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। एक 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्टक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकंड इमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखिए, इसमें क्वेश्चन समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर हमें दे रखा है 3 kg पर सेकंड। जैसे सबसे पहले तो जो जो चीज़ें दे रखी है उनको लिख लो। मास दे रखा है, मास दे रखा है 5 kg का ब्लॉक, dm बाई dt, dm बाई kg पर सेकंड, m की यूनिट डायमेंशन यूनिट क्या होगी kg, टाइम की यूनिट डायमेंशन यूनिट क्या होगी सेकंड, तो ये दे रखा है 3 kg पर सेकंड, और वेलोसिटी दे रखी है या स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड,
वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, हमने अभी भी फोर्स पढ़ा था। फोर्स क्या होता है? डेल dp बाई dt, ठीक है। और हमने पढ़ा था m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है। चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज स्ट्रक बाई ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकंड इमर्जिंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो फोर्स निकालना है v इंटू डी एम बाई डी टी। हमारा v दे रखा है 4 मीटर, डी एम बाई डी टी दे रखा है 3, सो फोर्स हो जाएगा हमारा 12 न्यूटन। अच्छा, फोर्स निकाल लिया हमने 12 न्यूटन का, लेकिन हमसे तो पूछा है एक्सेलरेशन। हमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है। तो A इक्वल टू दुनिया का सारे लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट रो F बाई एम, 12, F कितना है 12 न्यूटन, मास कितना है 5 तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मिसिंग है तो हम इसको लगा लेते हैं। 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एक्स शोन इन द फिगर। द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन को मरा लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 5 kg का ब्लॉक है, डायग्राम मिसिंग है इसमें, ठीक है। इसमें 50 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, कि ये जो एंगल दे रखा है ये आपको 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये जो एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये आपकी सरफेस है, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये आपकी सरफेस है और ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो हमें इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। देखिए, ये जो फोर्स है अलोंग द एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, फोर्स आपका टेढ़ा दे रखा है। जब भी आपको फोर्स टेढ़ा दे रखा होता है आप उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस जो फोर्स हो जाएगा एफ कॉस 60। बस ये एक सिंपल सी स्टेप थी, एफ कॉस 60 हमारा फोर्स हो जाएगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस 60 और यही हमें एक्सेलरेशन देगा। एफ कितना है हमारा 50, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 25 न्यूटन का फोर्स हमें मिल रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा एफ एक्स अपॉन एम, यानी कि 25, मास कितना है 5 kg, तो ये जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन और भी हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। फोर्स ऑफ 72 एक बार आप वीडियो पॉज करिए। इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 9 ग्राम विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ये एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ये इसका एंगल है 60 डिग्री, हमें इसके अलोंग इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर डाइन में है तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। फोर्स 72 है, ये है, तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा 72 कॉस 60 डिग्री। अभी भी हमने किया था, तो यह आ जाएगा 36 डाइन, ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा, मास दे रखा है 9 ग्राम, कन्वर्ट मत कीजिए, है ना, क्योंकि सब कुछ सीजीएस में चल रहा है। तो एक्सेलरेशन भी जाएगा 36/9, तो दिस विल बी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सारी चीजें सीजीएस में दे रखी, तो सीजीएस में चलाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a constant retarding force of 15 Newton is applied of a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए आप। तो टाइम पूछा है हमसे, ठीक है, टाइम पूछा है और इनिशियल स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड यानी कि u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। रोकना है इसको, इनिशियल स्टॉप, इसको रोकना है यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होनी है। टाइम पूछा है, फोर्स कितना दे रखा है हमें, फोर्स कितना दे रखा है 50 न्यूटन दे रखा है। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 20 kg। तो सबसे इंपॉर्टेंट F इक्वल टू ए में लगाएंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे 50/20, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन है, बिकॉज हम बॉडी को रोकना है, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन लगाऊंगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। v को तो 0 करना है, u कितना है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, मेरा रिटार्डेशन है 2.5 इंटू t, तो t इक्वल टू हो गया 15/2.5 विच इज 6 सेकेंड्स।
तो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। आप चाहो तो उसको एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से भी कर सकते हैं, क्यों यहाँ पर माइनस आया, आपको उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक सवाल ले लेते हैं, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड फोर्स पूछा है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है हमें 3 kg, एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा, लेकिन हमें u दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, हमें v दे रखा है 3.5 मीटर पर सेकेंड, हमें टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। तो हम इससे निकाल लेंगे v माइनस यू बाई टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और जो एक्सेलरेशन वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर लेंगे, और हम इसके थ्रू फोर्स निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो बॉडी है, इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक से कि 6 न्यूटन का काम कर रहा है, एक लेट से कि 8 न्यूटन का काम कर रहा है। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये एक बॉडी है, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में काम करें तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, हमें वेक्टर्स पढ़ेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो 10 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट तो हो गया 10 न्यूटन। अब हमसे इसकी डायरेक्शन पूछिए, तो लेट से मैं ये डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ थीटा, तो मेरा जो 10 थीटा हो जाएगा वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो 8 हो गया, बेस हो गया मेरा 6, तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 का मतलब कितना होता है 53 डिग्री, 53 डिग्री होता है ना, 53 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 37 डिग्री फ्रॉम 8 न्यूटन, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, ये जो थीटा होगा ये 53 डिग्री होगा 6 न्यूटन की तरफ से, है ना। तो ये हमें डायरेक्शन निकाली, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन की बात है 53 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, सो हमने ये कुछ पढ़ लिया है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका सब टॉपिक है, इम्पल्स। जब हम किसी बॉडी पे बहुत फोर्स अप्लाई करते हैं एंड किसी ड्यूरेशन की शॉर्ट इंटरवल टाइम के, तो जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम इंटरवल होता है इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। और इसको इम्पल्स को अगर मैं छोटे इम्पल्स की बात करूँगा, एफ डी टी की बात करूँगा, ठीक है, और ये जो होता है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। वाई, बिकॉज हमने पढ़ा है, ठीक है ना, अभी भी मैंने पढ़ा था एफ इक्वल टू होता है डी टी, हमने अभी भी पढ़ा था, ये भी निकल सकता है एफ डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी पी। तो अगर मैं इम्पल्स बोल रहा हूँ, डी आई बोल रहा हूँ, चेंज इन बोल रहा हूँ, एफ डी टी होता है, एफ डी टी होता है, तो एफ डी टी की जगह मैं उठा के डी पी भी रख सकता हूँ, यानी कि जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है, ये याद रखना है। इम्पल्स क्या होता है अभी हम समझेंगे, इम्पल्स क्या होता है। जब एक बड़ा फोर्स छोटी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, हम उसको इम्पल्स बोलते हैं। कैसे इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं, बस आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने वाली है कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पर हम एक थ्योरम को इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो लिख रहा हूँ, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा डेल्टा पी, दिस इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। और आई इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं, एफ इंटू डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये भी मेरी थ्योरम है, तो ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई इक्वल टू डेल्टा पी, एफ इंटू डेल्टा टी। आप देख रहे हो मैं कहीं पर डी यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ। देखिए डी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, डेल्टा एक इंटरवल के लिए यूज़ होता है। तो जब यहाँ पर डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये एवरेज फोर्स की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं डेल्टा की बात करूँगा तो मैं एवरेज फोर्स की बात करूँगा, जब मैं डी की बात करूँगा तो मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँगा। क्योंकि इम्पल्स में हम डेल्टा को यूज़ करते हैं ज़्यादातर सवालों में, इसलिए हम इस थ्योरम को याद करते हुए चलेंगे। आई इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत है, इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि आपने देखा हो कि जब शॉट मारते हैं और आप बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, जब बॉल को कैच करते वक्त जो फील्डर होता है वो हाथों को पीछे लेके जाता है, हाथों को पीछे लेके आता है। अच्छा, वो फिल्टर कर क्या रहा है, फिल्टर उसके मोमेंटम को चेंज कर रहा है। बॉल किसी स्पीड से आ रही थी,
और उसने उसको कैच कर लिया तो उसका मोमेंटम उसका इनिशियल कुछ मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम 0 कर दिया, यानी चेंज इन मोमेंटम किया। अब वो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, अरे चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, बॉल आ रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से, फाइनली तो उसकी स्पीड 0 नहीं है, यानी चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, वो हाथों को पीछे क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसमें हाथ पे जो चोट लगती है ना वो कम लगती है। चोट का मतलब क्या होगा? जिस तरह फोर्स से वो बॉल हथेली पर टकराती है उसको कम करना है। अब उसको कैसे कम कर सकते हैं? देखिए डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी तो सेम है, मैं बॉल को ऊपर आई यहीं पकड़ लिया या मैं बॉल को पीछे लेके गया, दोनों केस में डेल्टा पी सेम है, डेल्टा पी तो सेम है। लेकिन एक मैंने जो बॉल को यहां पकड़ लिया और एक मैंने हाथ को पीछे लेके पकड़ के गया, उस केस में क्या किया मैंने अपना डेल्टा टी बढ़ा दिया। अगर ये चीज मेरी कांस्टेंट है, अगर मेरा एफ इंटू डेल्टा टी ये कांस्टेंट है, अगर मैं डेल्टा टी को बढ़ा दूंगा तो फोर्स तो मेरा कम हो जाएगा ना, मेरे हाथों में जोर कम लगेगा। और अगर मैंने सीधा कैच कर लिया यानी कि डेल्टा टी मेरा कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी मैं बॉल को पकड़ता हूं तो मैं अपने हाथ पीछे लेके जाता हूं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, आप लेट्स से ये सामने टेबल है, 4 फीट के ऊपर की टेबल है, आप इसे फ्लोर पे जंप मारेंगे है ना, तो जो आपकी चोट लगेगी, मतलब थोड़ा दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? तो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा टी आपका, अगर आपने हार्ड फ्लोर है तो जो आपका कोलिजन टाइम है ना, जो आपका इम्पैक्ट टाइम है वो बहुत कम है। लेकिन अगर वही हार्ड सरफेस की जगह यहाँ पर थोड़ा मडी सरफेस होता तो वो थोड़ा आपका शॉक ले लेता, मतलब आपका डेल्टा टी बढ़ जाता, और डेल्टा टी बढ़ जाता इसका मतलब है कि फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो इम्पल्स बहुत सारी जगह अप्लाई होता है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? बिकॉज एफ इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही बोलते हैं ना। अगर ये 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा पी इक्वल टू 0, यानी कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ये बोल सकता हूँ। भाई इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होगा, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो लगा देते, दोनों सेम होंगे। अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, और मान लीजिए ये एक 2 पार्टिकल बॉडी है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, यानी इसमें 2 ही पार्टिकल्स हैं, है ना, तो उसके लिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, P1 प्लस P2 तो कांस्टेंट है। लेकिन डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 वो तो 0 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो तो 0 होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, यानी इन दोनों में जो मोमेंटम चेंज होगा वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम 0 होता है। ओके, आइए अब सवाल करते हैं जो हमें प्रैक्टिस कराएंगे। याद सवालों करने के लिए एक ही तरीका है, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, साथ में डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, बस इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। अब करते हैं। A hammer of mass 1 kg moving with a speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest in 0.4 second. Hammer of mass लिखते जाओ, m इक्वल टू 1 kg, स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी कितना है? 0.1 सेकेंड, लिख लिया। इम्पल्स ऑफ द फोर्स निकालना है। एफ इंटू डेल्टा टी करो या डेल्टा पी करो, कुछ भी करो। एफ इंटू डेल्टा टी नहीं यार, फोर्स तो नहीं लगा सकता। क्या मैं डेल्टा पी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। मुझे इनिशियल मोमेंटम मालूम है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 1 kg, वेलोसिटी कितनी? 6, ये मुझे मालूम है। क्या मुझे फाइनल मोमेंटम मालूम है? मालूम है ना, मास तो 1 है, फाइनली तो वो रुक गया तो 0 हो गया। तो डेल्टा पी क्या हो गया? डेल्टा पी क्या हो गया? 0 माइनस 6, यानी कि -6 kg मीटर पर सेकेंड। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आ गया। अगर मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया तो मैं इंपल्स निकाल लूंगा ना, यही तो मेरी इंपल्स हो जाएगी। तो इंपल्स ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगी मेरी? ये सेम इंपल्स ऑफ द फोर्स हो जाएगी। अब हम एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। मुझे ये मालूम पड़ गया, मुझसे फोर्स पूछा है, मुझे डेल्टा टी दे रखा है, तो निकाल सकता हूँ। तो मैं एफ निकाल दूंगा, 6 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 0.1, तो ये आ गया 16 न्यूटन, ठीक है। एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, अब मुझसे एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर पूछा है, वो तो नेगेटिव ही होगा रिटार्डेशन, तो ए इक्वल टू जाएगा एफ बाई एम। एफ कितना है? 16 न्यूटन। एम कितना है हैमर का? मास 1 kg है ना, तो ये हो गया 1, यानी कि -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो गया इसका।
सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिएगा. ठीक है, देखिए एक बॉल है, अगर एक बॉल है जिसका मास m है ना, और वो u वेलोसिटी से टकराती है, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी होती है, और लेट्स से उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाती है बॉल, उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाती है. हमसे पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा. तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम यू आई कैप. मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, एम यू आई कैप. और जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा माइनस एम यू आई कैप. तो डेल्टा पी, जो डेल्टा पी होता है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और उसको लिख देंगे माइनस 2mu आई कैप. और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो हो जाएगा 2mu. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मेरा जो हो जाएगा 2mu हो जाएगा जब वो बॉल सीधी आ रही है और वापस सीधी जा रही है. एक केस ये भी हो सकता है. दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉल आई m से u से आई और यहाँ पर आके गिर गई, टकराई तो सही, नहीं टकराने के बाद रिबाउंड नहीं हुई, यहीं गिर गई. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप जो नॉर्मल स्पंज की बॉल होती है, कोई मारोगे जिस स्पीड से मारोगे उसी स्पीड से वापस आप कैच कर सकते हो. बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, लेकिन आपने मान लीजिए मिट्टी की गेंद बनाई, मिट्टी की गेंद बना के आप जैसे फेंकोगे तो वहाँ से वो तो बिल्कुल वापस तो आएगी नहीं, वो मिट्टी तो पूरी बिखर जाएगी. तो उस केस में आपका इनिशियल मोमेंटम तो है पी आई तो है एम यू आई कैप, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है वो तो आपका जीरो है. तो चेंज इन मोमेंटम जो हो गया माइनस एम यू आई कैप हो गया, और मैग्नीट्यूड भी इसका एम यू आई होगा. तो ये हमने 2-3 सवाल हम इसके थ्रू करने की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, आइए अब इस सवाल को लेते हैं, है ना. तो इस सवाल को लेने की कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल से एक बार इसको पढ़ते हैं सवाल को. ठीक है, और आइए इस सवाल को लेते हैं हम. ठीक है, अ बॉल ऑफ 0.2 kg हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री. इस केस में जो बॉल है वो इंक्लाइन हिट कर रही है. हमें बॉल ऐसे हिट कर रही है, इंक्लाइन हिट कर रही है. कौन से एंगल पे? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. अच्छा, ये मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल पे हिट कर रही है. इफ द बॉल रिबाउंड 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, अगर इस पर रिबाउंड करती है यानी कि यहाँ से आई और यहाँ पर चलेगी, तो ये भी 45 डिग्री हो गया. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंट ऑफ द बॉल. तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, देखिए बॉल इधर आ रही है, तो हॉरिजॉन्टली तो इधर आ रही है और वर्टिकली नीचे आ रही है. तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो हो सकता है वो बोल सकता हूँ मैं एम यू कॉस 45 आई कैप माइनस एम यू साइन 45 जे कैप. ये इनिशियल मोमेंटम लिखना आना चाहिए. क्यों? जो बॉल ऐसी है तो इसका एक्स कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में, लेकिन वाई कंपोनेंट इसका नीचे डायरेक्शन में. और जब फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा, जब बाहर जा रही है तो इस बाहर जा रही है तो क्या होगा, ये ऐसे जा रही है, बाहर जा रही है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम होगा वो तो जाएगा माइनस एम यू कॉस 45 डिग्री, और जेड एक्सिस वाला भी नीचे होगा, हो जाएगा एम यू साइन 45 डिग्री. तो डेल्टा पी जो निकालूंगा इसका जो डेल्टा पी निकालूंगा, ठीक है, इसका जो डेल्टा पी निकालूंगा, मैं इस जगह को भी रब कर देता हूँ. इस जगह को डेल्टा पी जो हो जाएगा उसमें आप देख सकते हैं साइन वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा और ये सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा. साइन वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा और सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा. रबिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो डेल्टा पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2mu cos 45. ठीक है, आई कैप भी लगेगा, लेकिन मैं चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ, चेंज इन मैग्नीट्यूड की बात कर. 2mu cos 45, 2m कितना है 0.2, u कितना है 25, cos 45 कितना है 1/√2. सॉल्व कर लेना इसको, हो जाएगा. ठीक है, 2 × 0.5 0.2 × 25 1/√2, ये हो जाएगा टोटल चेंज इन द मोमेंटम. ठीक है, एक और सवाल लेते हैं. A cricket ball of 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second. It's hit by a ball so that the ball gets turned back with a velocity of 20 meter per second. If the duration of the contact between the ball and the bat is 0.01 second, find the impulse and the average force exerted on the ball by the net. तो अभी हमें दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड से आई. ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकंड से आई और हिट बाय ए बॉल सो टर्न बैक विद द वेलोसिटी. तो देखिए
ये मेरा एक ठीक है, ये बैट है मेरा, यहां से आई और वापस यहीं चलेगी, इसी डायरेक्शन में चलेगी। 12 मीटर पर सेकंड से तो आई और गई कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं, इसका इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं तो हो जाएगा एम वी, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा पी एफ इक्वल टू एम, ये वी आई था, ये वी एफ हो गया। तो एम कितना है इसका 150 ग्राम, तो 150 इंटू 10 की पावर -3, वी आई 12 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हो गया 150 इंटू 10 की पावर -3, वी एफ हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से वापस गई, यानी कि नेगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा इंटू 20। तो डेल्टा पी निकाल लूंगा मैं, पी एफ माइनस पी आई, इससे मेरा डेल्टा पी आ जाएगा। मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है इम्पल्स, तो इम्पल्स तो हमें डेल्टा पी से मिल गया, इम्पल्स में तो कोई दिक्कत नहीं। इम्पल्स तो याद रखिए फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा पी एफ इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है रामबाण जो भी इम्पल्स फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मुझे डेल्टा पी मिल गया तो इम्पल्स तो मिल गया, लेकिन मुझे एवरेज फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स जो होता है एफ एवरेज होता है डेल्टा टी, ये आई मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया डेल्टा पी, और डेल्टा टी हमें 0.01 सेकेंड यहाँ पर दे ही रखा है। इससे हम पूरा का पूरा एवरेज फोर्स निकाल लेंगे। आइए एक और सवाल करते हैं। देखिए अपन ने भी पढ़ा था आई इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो अगर फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचूंगा वो क्या देगा, वो देगा हमें इम्पल्स। तो फोर्स और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका जो एरिया होगा वो हमें इम्पल्स देगा। तो हमें यहाँ पर एक फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, 1 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड तक का टाइम दे रखा है। फोर्स है 6000, 12,000, 18,000, ठीक है, और ठीक है हमें डिटरमाइन करना है इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल। तो इम्पल्स इक्वल टू तो होता है डेल्टा पी और ये होता है एफ इंटू डेल्टा टी। मोमेंटम कुछ नहीं दे रखा हमें, कोई बात नहीं, पर हमें एफ इंटू डेल्टा टी दे रखा है, एफ दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, और एफ इंटू डेल्टा टी निकालने का मतलब है इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना। अब इस ग्राफ का जो एरिया निकालना है इसको ध्यान रखना है, बेस कितना है इसका बेस है डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 से -1, यानी कि 1.5 सेकेंड इसका बेस हो जाएगा। अगर फोर्स की बात करूँगा तो मैक्सिमम फोर्स जो हो जाएगा वो 18,000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, वो हो जाएगा 1/2 बेस 1.5 डेल्टा टी 18,000 न्यूटन। तो ये मेरा इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल हो जाएगी। अब इसी में से पूछ लिया एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, एवरेज फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ऊपर से जो भी आया उसको मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूँगा, डेल्टा टी कितना है 1.5 सेकेंड। तो ये जो भी आया मेरा सॉल्व करके उसको डेल्टा 1.5 सेकेंड से डिवाइड करूँगा तो मेरा एवरेज फोर्स भी इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। ओके, एक और लीजिए सवाल, एक बार आप इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, है ना। A ball of mass 1 kg drop from 9.8 meter height strikes the ground and rebounds to a height of 4.9 meter। तो देखिए ये ग्राउंड है, ये बॉल यहाँ से गिरी, कितनी हाइट से गिरी, 9.8 मीटर हाइट से गिरी। ऑब्वियसली रिबाउंड हुई, लेकिन रिबाउंड होकर सिर्फ 4.9 मीटर हाइट तक ही गई बॉल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट टाइम दे रखा है वो 0.1 सेकेंड दे रखा है कॉन्टैक्ट टाइम। फाइंड द इम्पल्स, तो इम्पल्स एक ही फॉर्मूला डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, बस यही लगाना है, ठीक है। मोमेंटम को चेंज कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्ट दे नहीं रखी, ठीक है। फोर्स नहीं दे रखा है यहाँ पर, फोर्स तो पूछा है बल्कि सिर्फ डेल्टा टी पूछा है, तो हमें डेल्टा पी निकालना आना चाहिए, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना आना चाहिए। तो पहले तो हम इनिशियल मोमेंटम निकालें इसका। देखिए अगर 9.8 मीटर की हाइट से गिरी है तो दीवार पर टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वी इनिशियल जो होगी वो जाएगी √2gh, मैं दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई 2gh, 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 √2 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ऊपर जा रही है 4.9 मीटर तक ही जा रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी
तो ये जाएगी 9.8 फाइनल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल डायरेक्शन है जे कैप, नीचे आ रही है, सॉरी माइनस जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? माइनस, ऊपर जा रही है, डायरेक्शन है पॉजिटिव। तो अगर मुझे डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 9.8 1 प्लस √2, ये तो एक तरह से मैग्नीट्यूड आ गया उसका, ठीक है। 9.1 इंटू 1 प्लस √2, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड आ गया तो मुझे इंपल्स निकालना बहुत आसान है, इसको सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आई इक्वल तो होता ही डेल्टा पी है। मास कितना है इसका? 1 kg इंटू 9.8 इंटू 1 प्लस √2, तो ये करीब करें 9.8 इंटू 2.14, तो ये करीब 22.7 न्यूटन, कुछ अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ आएगा ये, है ना, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हमसे ये इंपल्स आ गया, एवरेज फोर्स पूछी है, एवरेज फोर्स तो होता ही आई अपॉन डेल्टा टी है। तो अगर ये 22.7 कुछ आ रहा है, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 227 न्यूटन के आसपास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2.14, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आएगा, ठीक है। और देखें, या एक दो सवाल और देखते हैं, और हम काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर तरह की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप जो न्यूटन लॉ की आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो। एक मशीन गन है जो बहुत सारी बुलेट को फायर करती है, उनका मास है 50 ग्राम विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड। इफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द गन इज 200 न्यूटन, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। देखिए, शुरू में बुलेट मशीन गन जो थी उसका मोमेंटम 0 था, ठीक है। तो अब चेंज इन मोमेंटम जो आया, बुलेट्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम आया, जितना बुलेट्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम बुलेट्स में आएगा, उतना ही चेंज इन मोमेंटम मशीन गन में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम होता है तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, हमने ये देखा था, ठीक है। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं कि कितना मोमेंटम में चेंज आया, ठीक है। तो मोमेंटम में जो चेंज आया, शुरू में तो सब रेस्ट में था, फाइनल मोमेंटम जो आया वही आया, तो डेल्टा P आ जाएगा मास इंटू एन इंटू वी, मास ऑफ द बुलेट, एन इज द नंबर ऑफ बुलेट्स, वी इज द वेलोसिटी। तो मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब हो गया 50 इंटू 10 की पावर -3, एंड नंबर ऑफ बुलेट्स, अच्छा वेलोसिटी दे रखी 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, तो मुझे एन निकालना है भैया, मुझे निकालना है एन निकालना है, ठीक है। अब ये तो हमें डेल्टा पी हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है, हमें क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन। हमें मालूम है कि I इक्वल टू होता है डेल्टा P इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, तो हम इसको लगा लें, डेल्टा P हमें मिल ही गया, डेल्टा P कितना मिल गया? 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 इंटू एन, ठीक है। और फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड कितना है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, हमें यानी कि 60 सेकंड दे रखा है भैया, डेल्टा टी दे रखा है 60 सेकंड दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200 इंटू 60 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मालूम पड़ जाएगा कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट फायर की गई, ताकि हम 200 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर सकें गन पे। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मशीन गन का मास दे रखा है, इट फायर्स बुलेट एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर मिनट एट a speed of 400 मीटर पर सेकंड, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू गन टू कीप इट इन पोजीशन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमें मोमेंटम होगा डेल्टा पी हो जाएगा M/N/V, M जो दे रखा है मास 35 ग्राम, 35 इंटू 10 की पावर -3, एंड नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, कितनी बुलेट्स? 400 बुलेट्स पर मिनट फायर की जा रही है, 400 बुलेट्स पर मिनट फायर की जा रही है, 400 मल्टीप्लाइड बाई V कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पर मिनट है तो मैं डेल्टा टी को भी पर मिनट लेके चलूंगा, तभी मेरा काम होगा। व्हाट एवरेज फोर्स? तो फोर्स जो होता है F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू होता है डेल्टा पी, ये होता है I। तो फोर्स निकालना है तो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पी की जो वैल्यू आई थी इसको यहाँ रख दीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू 60 रख दीजिए, तो आपको फोर्स निकल जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 400 बुलेट्स जो है वो पर मिनट में ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 400 रखा है, तो मैं डेल्टा टी को भी पर मिनट में, मतलब पर मिनट लिया है तो यहाँ पर भी मैं 60 सेकंड लेके चलूँगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। एक और सवाल ले लेते हैं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्शन ऑन बॉडी फॉर द 3 माइक्रो सेकंड। तो फोर्स दे रखा है हमें
10 न्यूटन का, डेल्टा टी दे रखा है 3 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड्स. इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 5 ग्राम, मास ऑफ द बॉडी इज 5 ग्राम, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg. कैलकुलेट द इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी. तो आई इक्वल टू होता है डेल्टा पी इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी. सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी और इम्पल्स पूछा है. तो हम इम्पल्स निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इम्पल्स निकालना बहुत आसान है. इम्पल्स इक्वल टू जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी. एफ दे रखा है 10 न्यूटन, बिल्कुल दे रखा है. डेल्टा टी दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6. तो ये सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5. ये मेरा इम्पल्स आ गया, ठीक है, विच इज जी मीटर पर सेकेंड में इम्पल्स आ गया. अब हमसे वेलोसिटी पूछिए, तो आई इक्वल टू डेल्टा पी होता है, ठीक है, और डेल्टा पी हो जाएगा मास बाहर आ गया v. तो मेरे पास इम्पल्स तो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, मास दे रखा है मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3. v फाइनल क्या है? इम्पल्स एंड द चेंज इन द वेलोसिटी. अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी, यानी डेल्टा वी तो निकालना है मुझे, निकल गया डेल्टा वी हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो और डेल्टा वी निकल गया, ठीक है. ओके, एक क्वेश्चन है, एक बॉडी ऑफ मास 0.25 kg moving with a velocity 12 मीटर पर सेकंड is stopped by applying a force of 0.6 न्यूटन. कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी. ठीक है, आल्सो कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स. देखिए सवाल सब वही होंगे, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी लगा रहा है आपको इन सवालों में, और कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है. तो बॉडी ऑफ मास 0.25 kg, ठीक है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, स्टॉप्ड यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. फोर्स क्या लगाया मैंने? 0.6 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है. टाइम निकालना है मुझे, टाइम निकाल लेंगे. कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स. देखिए पहले तो हम सबसे पहले डेल्टा पी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें फोर्स पता है, टाइम हमें पता नहीं है, इम्पल्स हमें पता नहीं है. डेल्टा पी हम निकाल सकते निकाल सकते. देखिए डेल्टा पी निकालना क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. पी फाइनल तो 0 होगा ना भाई, उसको रोक दिया ना हमने, और पी इनिशियल क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो 0.25 इंटू 12, ये पी इनिशियल हो जाएगा. अगर डेल्टा पी निकाल लिया, अगर डेल्टा पी निकाल लिया तो डेल्टा पी निकाल लिया तो 0.25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -3. डेल्टा पी निकाल लिया तो एफ इंटू डेल्टा टी लगाएंगे, एफ इंटू डेल्टा टी लगाएंगे इक्वल टू -3, ठीक है. फोर्स कितना है, रिटार्डिंग फोर्स है 0.6 न्यूटन का, तो -0.6 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स है इंटू डेल्टा टी इक्वल टू -3. तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 3/0.6. 3/0.6 को ले सकता हूँ 30/6 बचे 5 सेकेंड. हमारा आंसर आ गया, 5 सेकेंड तक निकाल सकते हैं. अब ये निकाल लिया तो इम्पल्स भी निकाल लेंगे, बिकॉज इम्पल्स ही तो आपका डेल्टा पी होगा. जितना डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी कितना है 3, तो वो का वही इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है. आइए और कुछ सवाल लिखते हैं. A batsman deflect a ball by an angle of 90 degree without changing initial speed, which is equal to 54 किलोमीटर. तो एक बेसिकली क्या हुआ, ये मेरा बैट, ठीक है, और मैंने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है. तो अब कुछ नहीं, ये ऐसे आया, मैंने इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे आया, इसको 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया. तो मेरा जो चेंज इन देखिए इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से आई, तो 54 को 5/18 करके मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 15, ठीक है, 3. 15 मीटर पर सेकंड से आई वी इनिशियल, लेट्स से आई कैप में आई थी, ठीक है, और इसको 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी आई कैप से आई थी 15 मीटर पर सेकंड जे कैप में चलेगी. तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो जाएगा वो हो जाएगा 15√2. सबसे इंपॉर्टेंट ये था. व्हाट इज द इम्पल्स? तो इम्पल्स तो होता ही क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी. डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास इंटू डेल्टा वी. तो मास कितना है, मास है 0.15 kg, तो 0.15 इंटू 15√2, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. एक और क्वेश्चन है, और एफ और डेल्टा टी के बीच का ग्राफ दे रखा है. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी वेरीज विद टाइम. ए बी बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम 4 माइक्रोसेकंड टू 16 माइक्रोसेकंड. तो 4 माइक्रोसेकंड से लेकर 20 माइक्रोसेकंड तक निकालना है. तो देखिए पहले तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व का एरिया निकालेंगे, ये पूरा ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है. तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या होगा, 1/2 आई इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी. हमसे निकालना है टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स, टोटल इम्पल्स निकालना है, यानी एफ इंटू डेल्टा टी, यानी इन दोनों का
इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो इस ग्राफ का एरिया, पहले इस वाले ग्राफ की बात करें, तो इस वाले ग्राफ की तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 200 प्लस पैरेलल साइड होगी 800 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट यहाँ पर मैं ये दोनों पैरेलल साइड ले रहा हूँ, तो हाइट हो जाएगी 2, ठीक है, प्लस ये अब बचा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बच गया, इसको तो एरिया निकालना बहुत ही, 1/2 बेस कितना है 16 माइनस 6 10 माइक्रो सेकेंड। ये याद रखना है कि माइक्रो सेकेंड में ये 2 है ना, 2 × 10⁻⁻6 चलेगा, हाँ माइक्रो सेकेंड में, तो 10 × 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। हाइट जो है इसकी 800 न्यूटन हो जाएगा मेरा टोटल इम्पल्स। ये मेरी टोटल इम्पल्स हो जाएगी जो निकाल लूँगा। बस ये याद रखना है कि ये टाइम जो दे रखा है माइक्रो सेकेंड में दे रखा है, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और सिंपल टाइम लिख देते हैं, इस तरह सा करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो विच ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों को जो भी फीडबैक हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।